हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो यह भाग तीसरा है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड है, आप उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। यह प्रश्न पूछा गया है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो द्वैतवाद जो संप्रदाय है वह मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का संपादन किया है, ठीक है। और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का, ठीक है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी कविता संग्रह है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी कविता संग्रह है। तो यह अज्ञेय की कविता संग्रह है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है। तो शिव शंभू के चिट्ठे यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक कौन है। तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक कौन है। तो यह व्यंग लेखक जो हैं हरिशंकर परशाई, उनकी रचना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया गया था वह वल्लभाचार्य द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता किस रूप में है। किस रूप में है। तो वह जो है कृष्ण कवियों के जीवन वृत्त के रूप में है। और इसके जो लेखक हैं वह कौन है, गोकुलनाथ, ठीक है, गोकुलनाथ इनके लेखक हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी, यह बताना है। तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की जो स्थापना किया गया था वह विट्ठलनाथ द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सूरदास जो हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और ब्रज भाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। और इन्होंने वात्सल एवं करुण रस का, वात्सल एवं श्रृंगार रस का, ठीक है, वात्सल एवं श्रृंगार रस का कोना कोना झाँका है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, यह बताना है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। यहाँ पे दिए हैं जानकी मंगल, बरवै रामायण, कवितावली, रामलला, नहछु। तो यहाँ पे देखिए कवितावली जो है वह ब्रजभाषा में है, ठीक है, जिसमें म शब्द लगा हो, म, रामायण, रामलला, ठीक है, राम या मंगल शब्द लगा होता है उसमें अवधी भाषा होता है। जिसमें नहीं लगा होता है वह होता है कवितावली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या तो राम शब्द लगा हो या तो मंगल शब्द लगा हो। जिन भी रचना में, यहाँ पे देखिए रामायण में राम है, रामलला में राम है, यहाँ पे मंगल है। तो ऐसे शब्द को या ट्रिक से याद रखिएगा, इनकी भाषा पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, यह बताना है। तो तुलसीदास जो थे वह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक यानी दार्शनिक मत के कवि थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के जो संपादक थे वह रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य, और द्वैतवाद के बारे में बात करें तो मध्वाचार्य। यह सभी दार्शनिक मत के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है, यह बताना है। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य जो है वह सीतायन के रचयिता हैं राम प्रिया शरण। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, ठीक है। प्रथम कवि किसे माना है, तो वह माना है उन्होंने कुतुबन को, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है।
तो पद्मावत में जो रत्नसेन है वह मन का प्रतीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। अगर हृदय की बात करें तो यह प्रतीक कौन है? पद्मावती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है, तो भगवत शरण का दिया है बिलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी का तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी के हिमालय यात्रा और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। तो यहाँ सही उत्तर यही है, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? यह पूछा गया सतसईकार इनमें से कौन सा कवि है? तो देखिए वियोगी हरि ने वीर सतसई लिखा है, वीर सतसई। ठीक है, और इस सतसई पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सतसईकार जो हैं वह वियोगी है, वियोगी हरि, इनका हरि प्रसाद शास्त्री इनका नाम है। ठीक है, हरि प्रसाद शास्त्री, यह भी याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो देखिए जो कवि थे भूषण व शिवाजी और छत्रसाल दो कवि के आश्रित कवि थे, और उन्होंने शिवाजी का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, शिवाजी, शिव जी नहीं बल्कि शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो हैं वह हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को जो अलंकृत काल कहा है वह कहे हैं मिश्र बंधु ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इन्होंने श्रृंगार काल कहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, यह जो बात कही है वह घनानंद ने अपने बारे में कहा है, तो यह सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो इनके 4 भाग प्रकाशित हैं अब तक। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या, याद करूँ, 10 द्वार से 10 सोपान तक। ठीक है, यह कुछ उनके भाग हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें, और एक इनका है 10 द्वार से सोपान, बसेरे से दूर। ठीक है, तो यह इनके प्रमुख हैं आत्मकथा के भाग। चलिए आगे देखते हैं, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। ठीक है, मिला तेज से तेज, जो उनकी बेटी द्वारा लिखा गया है, तो सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने चारण काल कहा है। ठीक है, 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विसल देव रासो के रचयिता कौन है, यह बताना है। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल्य द्वारा लिखा गया विसल देव रासो एक श्रृंगारिक रचना है, जिसमें राजमती के श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना पूछा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है, यह अपभ्रंश प्रभावित रचना है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वह कौन है? लल्लू लाल। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, यह खड़ी बोली के उन नायकों में आने वाले कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक के सिद्धांत क्या कहलाता है? आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वह क्या है? तो अनुमितिवाद इनका है। ठीक है, उत्पत्तिवाद भट्टलोलक, अभिव्यंजनावाद अभिनवगुप्त, भुक्तिवाद भट्टनायक। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, अभंग श्लेष अभंग श्लेष, तो 2 भेद हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार का वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति।
तो यहाँ पे गीति काव्य की जो विशेषता नहीं है वह वस्तु व्यापार का वर्णन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर क्या है? सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल का यह है अपनी केवल धार। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सरस्वतीदास सक्सेना की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, या इनका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सरस्वतीदास सक्सेना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? तो असाध्य वीणा जो है आगे का, उसके पात्र हैं प्रियंवद। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द जो दिया है उसका सही वर्तनी क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन में जो सही रूप है आशीर्वाद का वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को 1947 में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव किसका होता है? तो जुगुप्सा स्थायी भाव जो होता है वह यहाँ पे होता है विभत्स रस का। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो अवहट्ट भाषा से जो तात्पर्य है वह ग्रामीण अपभ्रंश है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्न प्लस अंत से अनंत बन जाता है, अन्न प्लस अंत से। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वह प्री प्रवास को, जो 1914 में रचित है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का, रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? यह बताना है, हवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए अनिल, अनिल जो होता है वह हवा का होता है, मारुत भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन अनल जो होता है वह अग्नि का होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का जो विलोम शब्द होता है वह होता है वाचाल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है? तो ये ध्यान रखिएगा, जितने सूफी कवि होते हैं वह अवधी भाषा में रचना किए हैं। तो यहाँ पे जो जायसी हैं वह अवधी भाषा के रचनाकार हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अयादी संधि है, अयादी संधि क्या है यह बताना है। तो अयादी संधि किस में है? तो यहाँ पे देखिए उत प्लस योग से उद्योग बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस ज से अब्ज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए त के बाद, अगर त के बाद य व रल हो, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो और कोई भी स्वर हो तो त बदल जाता है तीसरे अक्षर में हर वर्ग का। तो त थ द यहाँ पे हो जाएगा उद्योग, उद्योग यह बन जाएगा। ठीक है, यह व्यंजन संधि का है। अब बात करें अब्ज, देखिए प के बाद, प के यह भी पहला अक्षर है, इसके बाद अगर ज यानी च वर्ग का होता है, यानी अक्षर है तीसरा चौथा पांचवा, तो यह भी बदल जाएगा ब में। तो यहाँ पे हो जाएगा अब्ज। तो यह भी किसका है? यह भी किसका है? यह भी, यह जो संधि है वह व्यंजन संधि। तथा प्लस ए से आ के बाद ए रहता है तो आय में बदल जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा तथैव, यह वृद्धि संधि का है। ठीक है, यहाँ 9 प्लस इक दिया है, तो 9 में औ जुड़ा है तो 9 में आव आदेश हो जाता है। तो ना व में जोड़ेंगे वी तो हो जाएगा इक, नाविक बनेगा। यह अयादी संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मैतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मैतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए मत प्लस एक्य से बनता है, एक्य, मत प्लस एक्य से बनेगा।
मत प्लस एक से यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सरासर में कौन सा समास है? तो सर प्लस असर यानी इसमें दो है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर यहाँ पे जो दिया है, पीला है वस्त्र जिसका, यानी यहाँ पे जो पूजा किया जा रहा है वह कृष्ण का, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर का अर्थ कोई दूसरा है तो यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा, सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शोक करना के लिए मुहावरा क्या है? शोक करना के लिए मुहावरा हो जाएगा सिर पीटना, ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हींग लगे न फिटकरी रंग बिचोखा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हींग लगे न फिटकरी रंग बिचोखा, यहाँ पे यानी हो जाएगा बिना खर्च अच्छा कार्य, बिना खर्च अच्छा कार्य, हींग लगे न फिटकरी रंग बिचोखा हो, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है? कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य यानी धर्म संकट की स्थिति, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यह बताना है? तो यहाँ पे देखिए तत्सम जो नहीं है वह बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो कीटक है वह तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा डी बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव बताना है, तो यहाँ पे देखिए पत्ता जो है वह तद्भव है, पर्ण का तद्भव होता है पत्ता, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम बताना है, सोलह सोता सोना यह सभी तत्सम है, शोभन यहाँ पे जो है वह तत्सम है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कर्म कारक नहीं यह बताना है, तो ग्वाल गाय दूता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, यह तो कर्म है, लेकिन बालक रोते रोते सो गया, यह कर्म कारक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर विसर्ड्रव बार बार होता था क्रूर, इस पंक्ति में किस रस का उदाहरण है? तो इसमें जो रस है वह भयानक है, इसका स्थायी भय होता है भय, तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास यमक और श्लेष, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। बाकी रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान यह सभी अर्थालंकार के भेद हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, यह जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए वृषभानुजा और हलधर के दो दो अर्थ हैं, इस कारण से यहाँ पे जो अलंकार होगा वह श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों के भेद लक्षित न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे मिलित अलंकार होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकई लखनतन, तो सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, इन्हें जब गिनेंगे तो यह सोरठा का उदाहरण है, इसमें आएगा 11, 13, 11 और 13, ठीक है, तो यह सोरठा का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा चौपाई सोरठा आदि की प्रश्नावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अंत में जो होता है वह पूर्ण विराम का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्या धन उद्यम बिना कहाँ कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग मात्राएं गिन लेते हैं, 1, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9, 2, 11, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 8, 2, 10, 1, 11, तो यहाँ पे देखिए विद्या देखिए संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उद्यम भी संयुक्त अक्षर, यह देखिए जो है वह दोहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए, नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सोमम ऊर्धाम सदा और सागर नय शयन, यह दिया है, तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1, 2, 3,
3 1 4 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 10 3 13, तो 13 11 13 11 यह भी दोहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। तो देखिए पहले आधा द है, ठीक है, आधा द है, फिर क्या है री है, आधा द है, री है, फिर ग है, फिर अ है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो उनका जो वरुण के बेटे हैं वह मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है। तो माटी की मूर्ति जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है, यह बताना है। तो अकाल पुरुष गांधी के जो रचनाकार हैं वे जैनेन्द्र कुमार है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोपती द्वारा रचित है। तो हम हसमत उनका है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा संपादक कौन है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो उनका पहले कानन कुसुम है, झरना आंसू लहर, यह सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि यानी अघोष होता है पहला और दूसरा, पफ है यहाँ पे क्या है पहले दूसरे हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार का नाम किसने दिया। तो वह दिया है श्रृंगारकार दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो अशोक के फूल जो है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं। तो नंददास जो शिष्य हैं वह किसके हैं, विट्ठलनाथ के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए दोहावली जो है वह तुलसीदास का है, बाकी सूरसागर सूरसरावली यह सभी इनके हैं सूरदास के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है। तो इनका संबंध है राम भक्ति शाखा से, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो किस में संकलित है। तो कृष्ण गीतावली में संकलित है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। तो भक्तमाल की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। तो वह होता है 4 में, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे क्या थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, तो सही उत्तर होगा सी। अगला जो प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है। तो कुतुबन के जो गुरु हैं वह हैं शेख बुरहान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रास पंचाध्याय जो है वह नंददास का है, बाकी सूरदास की रचना है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो देखिए तुलसीदास जो हैं वह क्या हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं। बाकी सूरदास कृष्णदास रसखान जो हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। चलिए तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है यह पूछा गया है। तो इनकी भक्ति है दास से भाव की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए रसमंजरी जो है वह किसका है, नंददास का, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। तो देखिए रामचरितमानस क्या है, अवधी भाषा में रचित है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते हैं,
रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन के जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता लिखने वाले जो हैं वह है भूषण। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो रीतिकाल के कवि लिखे हैं ब्रज भाषा में, तो बिहारी सतसई भी ब्रज भाषा में रचित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का जो प्रयोग हुआ है सर्वाधिक वह गहनानंद की कविता में। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त के कवि कौन सा नहीं है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम तो होते हैं, लेकिन केशवदास रीतिबद्ध है। तो सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो यहाँ पे भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पद्मावती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी की नहीं है? तो देखिए, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी तो हैं, लेकिन रणधीर प्रेम मोहनी नहीं है, लाला श्रीनिवास दास का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।